आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बायोग्राफी को। हम एलन मुबानको की आज बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। वो साउथ अफ्रीकन राइटर थे जो बाद में जाके फ्रेंच सिटीज़न बन गए और फ्रेंच की उन्होंने शहरियत हासिल कर ली थी। एलन मुबानको एक नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, पोइट और एकेडमिक थे। वो एक फ्रेंच सिटीज़न थे और 24 फरवरी को वो पब्लिक ऑफ कैंगो में पैदा हुए। अब ये यूसीएल में लिटरेचर के प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पेरिस और ब्राज़ील में लॉ को भी स्टडी किया और ये मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर के सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाले राइटर में से एक हैं। उनकी जो शहरत की वजह है वो उनका एक नावल है ब्लू ब्लेंस रफ, जिनको एक अवार्ड से नवाजा गया, जिस अवार्ड का नाम ग्राउंड प्रिक्स लिटरेचर का अवार्ड था। इस अवार्ड जो अवार्ड था उनके एक नावल को मिला था जिसका नाम था ब्लू ब्लेंस रफ। तो ये वाला नावल जो था वो उनकी शहरियत की वजह बना था, उनकी वजह शहरत बना था। नावल के अंदर ये दो वुमेन की सफरिंग के बारे में बताते हैं। ये वुमेन बहुत ज़्यादा पुरुमीद थी, उनको होप थी, लेकिन उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है और उन्हें फ्रांस की हकीकत का सामना होता है। ये नावल इन अफ्रीकन पर एक स्टायर है जो फ्रांस में जाकर सेटल होते हैं और अपने हेरिटेज को भूल जाते हैं। इस नावल में फ्रांस और अफ्रीका के दरमियान इनकाउंटर को दिखाया गया है जिनमें हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। उनका एक और मशहूर नावल जो है वो मेमोयर्स रिपोर्ट्स एपिक, जिसकी वजह से उनको 2006 में प्रिक्स पेनाउडाउट से नवाजा गया। उन्होंने नावल्स के अलावा पोइट्री और एसेज पे भी काम किया। उनके एसेज हमें अफ्रीकन टू यूरोप का एक मिरर, एक लुक फ्राहम करती हैं जिसमें दोनों कल्चर्स को प्रमोट किया जाता है। इसके साथ साथ ये रेसिज्म का भी एक रिफ्लेक्शन है। उनके लिखने का स्टाइल जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट को ऑथेंटिसिटी और सेंसिबिलिटी देता है। किसको? ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट को। 1995 और 2001 के दरमियान उनकी पोइट्री के 4 बुक्स को पब्लिश किया गया। उसको 2007 में एक ही बुक में असेंबल किया गया। अब ये उनका एक ही नावल जिन्होंने इनको शहरत दी, वो कौन सा था वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, बैलेंस द। और उसके बाद जो है वो एक रीडर्स और जो प्रेस है उसके मुताबिक जो वर्ड्स इसेज को 2000 उनका ये नावल है 2005 में पब्लिश किया गया। उसमें पावरफुल पैरोडी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एम्बेलिशमेंट की जो बात है, एम्बेलिशमेंट की टॉक है, उसका इस्तेमाल बहुत कम नज़र आता है। ये दरअसल क्लासिकल स्टाइल है और क्लासिकल स्केल पर एक ऑर्टरी डिस्कशन है जहां ह्यूमर, पोइट्री और अल्कोहलिक डिस्ट्रेस का एक बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन नज़र आता है। उनको स्टोरी टेलर और फेबल राइटर से भी कंपेयर किया जाता है। उनका एक और वर्क जिसका नाम ब्लैक बाज़ार है उसे 2009 में पब्लिश किया गया। उसमें ये फेस्टिवल ऑफ क्लिचेस इसके बारे में बताते हैं और ये ब्लैक्स चाहे वो ज़्यादा डार्क हो या लेस, वाइट चाहे वो ज़्यादा फेयर हो या कम, वुमन चाहे ज़्यादा जो है वो कॉल्पिगेन या कम हो, इसके बारे में आइडियाज़ देते हैं, उनके व्यूज़ के बारे में बताते हैं। उनकी ये किताब जो है वो फ़नी अंदाज में लिखी गई, लेकिन ये हमें कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका की एक बहुत ही सीरियस पिक्चर फ्राहम करती है। उनकी अगर फ़िलासफ़ी की बात की जाए तो उनके लिए लिटरेचर एक कैथारसिस था। ये ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते थे। उनकी लाइफ को अगर ट्रेजेडी कहा जाए तो मुनासिब होगा। पढ़ाई के लिए उनका दूसरे मुल्क जाना और उनकी एब्सेंस में उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सालों तक अपने मदर टाउन में कदम नहीं रखा। उनके लिए लिटरेचर अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार था, एक तरीका था। उनका बिलीफ है कि एक राइटर के लिए उसके प्यारे कभी नहीं मरते। वो अपने वर्क्स में उन्हें मुख्तलिफ फिक्शनल करैक्टर के थ्रू जिंदा रखते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी आंट, मदर, फादर और अंकल को अपने मुख्तलिफ वर्क्स में अपने किरदारों के करैक्टर के थ्रू जिंदा रखा और उनको बेहतरीन जो है वो यूज़ किया। एक बार एक इंटरव्यू में उनके वालिदैन के मुतालिक पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो ज़िंदा हैं। फॉर हिम लिटरेचर इज़ अ मोड टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर देम। वो लिटरेचर को एक अपना इमोशनल फैक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं कि इनके लिए लिटरेचर अपनी फीलिंग्स, इमोशन और सफरिंग के एक्सप्रेशन का नाम था। लिटरेचर के थ्रू हम अपने पास्ट को हमेशा जिंदा रखते हैं। उनके लिए लिटरेचर एक बायोग्राफी था। उनकी एक बुक जिसका नाम द लाइट ऑफ पॉइंट नॉयर, ये किताब उनके पर्सनल लाइफ की एक परफेक्ट पिक्चर फ्राहम करती है। इसमें मौजूद किरदारों को उनके पेरेंट्स, आंट्स और अंकल को कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा,
कि वो जो तमाम किरदार हैं उसकी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। इस बुक में ये अपने जो है वो शहर में 23 साल के बाद वापसी के बारे में बताते हैं। वहाँ पे तो बताया गया ना कि एक मदर आती है 23 साल बाद, यहाँ पे वो अपने खुद 23 साल बाद अपने शहर जा रहा होता है, तो इस तरह ये रिलेट करती हैं। वो शहर जिसमें इसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, जहाँ उनके वालिदैन रहते थे, मगर उनकी मौत ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि ये वापस इस शहर में आना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ आकर उनके ज़ख्म ज़्यादा ताज़ा हो जाते। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी फ़िलासफ़ी के लिटरेचर के थ्रू हर पास्ट के किरदार को, जो ट्रेडिशंस, कस्टम और हिस्ट्री को रिक्रिएट करना लिटरेचर के थ्रू, उनके जो वर्क्स हैं, तो ये उनकी फ़िलासफ़ी थी कि वो अपने जो उनका मेन आइडिया था कि वो एक तो अपने नॉस्टैल्जिया पे लिखते थे, ठीक है, और पास्ट पे लिखते थे, उसके अलावा अपनी ट्रेडिशंस और कस्टम्स को जो हैं वो रिप्रेजेंट करते थे, और अपने लिटरेचर के थ्रू वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। को कोंगोलेस जो कि एक म्यूजिशियन हैं, उनके अकॉर्डिंग ये नावल ऐसे है कि जैसे ग्रीफ में जॉय। 2010 में उनके वर्क जिनका नाम डिमेन जोरासिस वाइनटांस है, उसमें ये ख़ुद को एक 10 साल के बच्चे जिसका इन्होंने माइकल का नाम दिया था, जो कि 1970 में कोंगो में डिकोलोनाइजेशन के वक़्त रह रहा है, के तौर पर दिखाया गया है। उनकी इस नैरेटिव में उन्होंने जो है वो कैंडिड टून का इस्तेमाल करते हुए एक बच्चे का नक्शा खींचा है, जो कि अडल्ट के चैलेंजिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और यही उनकी कामयाबी थी। इस बच्चे को हमेशा उन्होंने ह्यूमरस वे में दिखाया है। बहुत सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक छोटे बच्चे के थ्रू ये दिखाया गया कि बच्चे दुनिया को कैसे परसीव करते हैं। हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह जो है वो कम्युनिज़म की टीचिंग के थ्रू बच्चों का जो ब्रेन वॉश किया जाता है। इस वर्क में एक सीन बहुत ही शानदार है, जिसमें क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो जो बेस्ट स्टूडेंट हैं वो रिसाइट करते हैं या डिक्टेटर की स्पीच को। ये जो है वो इस सीन को बहुत ही शानदार कहा गया है, जिसमें वो डिक्टेटर की स्पीच को क्लास के जो बेस्ट स्टूडेंट हैं वो रिसाइट करते हैं। उसके बाद उनका एक और वर्क ले सेंगलॉट द होमी नॉयर, उनका ये वर्क 2012 में पब्लिश किया गया। ये वर्क उनकी लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। अफ्रीका जहाँ ये पैदा हुए उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, अमेरिका जहाँ ये फ्रेंच लिटरेचर पढ़ाते रहे, और फ्रांस जहाँ इन्होंने स्टडी की। उनका ये वर्क मोस्ट कंटिन्यूस इशू को इल्यूमिनेट कर रहा है। 23 साल बाद अपने नेटिव कोंगो को छोड़ने के बाद उन्होंने ल्यूमिरस द पॉइंट नॉयर में ये अडल्ट के नज़रिए के थ्रू हमें अपने चाइल्डहुड को डिस्क्राइब किया है। उस बुक में एक मदर है जिसका बार बार जो है मेलंकोलिक स्टेट में दिखाया गया है। उनका ना तो जो है वो एजिड दिखाया गया है और ना ही मरते हुए दिखाया गया है। इस वुमन का नाम जो है वो पोलाइन कैंगो है, और ये जो है वो ल्यूब्लू की एक जो है वो प्रेजेंट नेटिव है, जो कि 23 साल बाद घर वापस आती है और उसे मेमोराइज हंट करती हैं। इसमें हर चैप्टर को फिल्म का टाइटल दिया गया है और इसके सीक्वेंस को लाइटेस्ट से सीरियस रखी गई है। इस नावल के एंड पर सब कुछ क्लियर है कि जिस कंट्री में वो रहता है अब वो उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑथर अपने कंट्री के साथ फेथफुल है। जैसा कि हमें टेक्स्ट में नज़र आता है कि 1989 में एक दिन जब उसे और उसके मदर को पता चलता है कि आज वो आखिरी बार मिल रहे हैं, आज के बाद वो दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। तो इनके जो ये इस स्टोरी के अंदर वो बेसिकली क्या कर रहा है कि एक औरत को दिखाया गया है जो कि अपनी कंट्री में वापस आती है, और फिर उसके अंदर जो है वो जो मेमोरीज हैं वो उसको याद आती हैं, और टेक्स्ट को बेसिकली रिलेट किया गया है ऑथर के साथ कि जिस तरह वो अब लास्ट टाइम जब अपनी माँ से मिला था, जब वो उसको पता चला था तो वो दोबारा नहीं मिल पाएंगे, तो वो आखिरी जो सीन था वो किस तरह क्रिएट किया गया था। और इस स्टोरी में भी जिस तरह बेसिकली जो मदर है वो ना तो ज़्यादा ओल्ड दिखाई गया है, ना ज़्यादा उसकी चाइल्डहुड दिखाया गया है, लेकिन जब वो वापस आती है अपनी होम टाउन में तो वो जिस तरह उसको मेमोरी का सामना करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब अगर हम एलन मुबानको की इम्पोर्टेंट वर्क्स और राइटिंग्स देखें तो वो एक जो पहली जो उनकी राइटिंग है वो अफ्रीकन साइको है, ब्रोकन ग्लास है, ब्लैक बाज़ार है, और नेक्स्ट है टुमारो आई विल बी 20, उसके बाद ब्लैक रोजेज़, द लाइट ऑफ पॉइंट नॉयर, द मैडमैन ऑफ बोनाजो, ब्लू वाइट पैड लेटर टू जिमी, द टेयर्स ऑफ द ब्लैक मैन, द नेग्रो, द डेथ ऑफ कॉमरेड।
तो ये पॉइनेयर के पॉर्ट सिटी में पैदा हुए। ये अपने वालिदैन के इकलौती औलाद थे। उनकी मदर इन्हें पढ़ाना लिखना नहीं चाहती थी। उनका फादर जो है वो उनका फिक्शन से कोई तल्लक नहीं था, लेकिन इनको बहुत सी अफ्रीकन लैंग्वेज आती थी, जैसा कि लारी, बैम्प, विली, काम्बा, लिंगला और मुनाकुत्बा वगैरह। उन्होंने लेटर्स और लाइस कार्ल मार्क्स फिलॉसफी में 1981 में बीए के तौर पर स्टडी को एक्सप्लोर किया। उन्होंने बहुत सी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी लिखी। राइटिंग के अलावा उन्होंने ट्रांसलेट किया नेग्रोई अमेरिकन उज़ोडिनमा, ये एक नावल का नाम है जिसका बेस्ट ऑफ नो नेशन, ये नावल है, उसको उससे ट्रांसलेट किया। उनको फ्रांस में भी ट्रांसलेट किया और अनदर लैंग्वेज में भी। उन्होंने अमेरिकन राइटर जिनका नाम जेम्स बेल्डविच है उनको ट्रिब्यूट किया, जो कि 2007 में पब्लिश हुआ। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हिम अगर इसकी बात की जाए तो उन्होंने 2015 में 2015 से 2016 तक कॉलेज दे फ्रांस में आर्टिस्टिक क्रिएशन चेयर को संभाला। उनको कई इंटरनेशनल प्राइज से नवाजा जा चुका है। उनके वर्क को 30 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है। उन्होंने 6 साल की उम्र तक बहुत सी लैंग्वेज सीख ली थी। अभी ये सेंटा मोनिका कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। अगर थीम की बात की जाए तो ये ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस पर लिखते हैं, जैसा कि नॉस्टैल्जिया, चाइल्डहुड और उनकी मदर के लिए प्यार, अफ्रीका से मोहब्बत और द हार्ड एग्जाइल ऑफ अफ्रीका। इनको ये नावल मेमोयर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इनके नावल के अंदर मेमोयर में हमें तकरीबन ये सारे थीम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ योर बुक द लाइट ऑफ पॉइंट नॉयर अबाउट, एक इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया कि उनकी ये बुक किस मुतल्लिक है, तो उनका जवाब था कि उस बुक के इनकी ये बुक उनके मुतल्लिक है। यहाँ पे अपने वो शहर पॉइंट नॉयर में 23 साल बाद वापसी के बारे में बताते हैं। इतने अरसे में इन्होंने कभी कदम नहीं रखा। इस बुक में वो जो हैं वो करैक्टर्स के थ्रू रियल लाइफ, जो उसके जो करैक्टर्स हैं वो रियल लाइफ से ले गए हैं। जिस तरह वो एक औरत को रिप्रेजेंट करता है जो 23 साल बाद वापस आती है, इस तरह ये भी अपनी जो है वो शहर में 23 साल बाद वापस जा होते हैं। तो ये जो है वो रियल लाइफ से रिलेट करता नावल है, जिसमें सारे करैक्टर जो हैं वो रियल लाइफ से ले गए हैं, जैसे कि उनकी मदर, आंट, फादर, अंकल और बल्कि जो मेमोयर, ट्रेडिशंस और बिलीफ, ये सारे किरदार जो हैं वो उनसे उनकी रियल लाइफ के साथ असेंबल करते हैं और उनकी ट्रेडिशन से असेंबल करते हैं और उनके बिलीफ से असेंबल करते हैं। मुख्तसर ये कि ये किताब उनके लिए जो है वो आइडेंटिटी कार्ड और एक ऑटोबायोग्राफी है। ये किताब उनके एमिग्रेंट्स के बारे में हमें जो 20 साल तक कभी वापस नहीं आए थे उसमें भी याद करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे थे। उनकी स्टडी के लिए फ़्रांस जाना पड़ा और उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो ये सिटी उनके वालिदैन की याद दिलाता है, इसलिए भी वो कभी वापस नहीं आया, ना ही वो कभी वापस आना चाहते थे। उन्होंने इन चीज़ों के बारे में लिखना बहुत पसंद था जो पास्ट की थी, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ये अपने नॉवेल्स के थ्रू अपने पेरेंट्स को ज़िंदा रखते थे। उनके करैक्टर्स को इस्तेमाल करना उनको ज़िंदा होने का एहसास दिलाता था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक राइटर्स के लिए उसके प्यारे कभी नहीं मरते, वो अपनी राइटिंग्स के ज़रिए उन्हें ज़िंदा रखते हैं। ये अफ्रीकन हिस्ट्री को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनका मानना है कि जो ब्लैक है उसमें होने में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अफ्रीका की हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, इसको रॉन्ग तरीके से लिखा गया है। उनकी जो है वो सफरिंग्स को बताया जाए, बल्कि ना कि उनको ऑप्रेस्ड दिखाया जाए। तो ये चीज़ें वो अपने थीम्स के ज़रिए जो है प्रेजेंट करते थे और अपने रीडर्स को और पढ़ने वालों को और जो वहाँ के लिटरेचर को अंडरस्टैंड करते हैं उनके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी लेके आते थे थ्रू अपनी राइटिंग्स। तो ये था आज हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने एक बायोग्राफी को डिस्कस किया एलियन मोबैनको को, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।